होता है फ्लूइड। तो फ्लूइड का मतलब खाली लिक्विड होता है क्या? नहीं, लिक्विड और गैसेस सब होता है। तो जो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़े प्रेशर, वो हमने लिक्विड के लिए भी पढ़े हैं और गैस के लिए भी, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। वेदर इट इज़ अ लिक्विड और अ गैस, दोनों के लिए आप प्रेशर के सारे टॉपिक्स जो भी हमने अभी पढ़ के आए पीछे, वो सब एप्लीकेबल है। लेकिन जब हम लोग सरफेस टेंशन पढ़ते हैं तो गैसेस के लिए स्टडी नहीं करते। दिस वी यूजुअली स्टडी फॉर लिक्विड्स ओनली। किसके लिए पढ़ते बोलो? लिक्विड के लिए। पहले मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि सरफेस टेंशन होता क्या है, उसके बाद उसका पूरा डिटेल स्टडी करते हैं। सरफेस टेंशन बोलते हैं किसको? अगर आप इसके नाम में देखोगे तो आपको टेंशन वर्ड दिख रहा है। फिजिक्स में टेंशन वर्ड कब आता है बोलो? जब कोई चीज़ दोनों तरफ से खींची हुई हो, कोई भी चीज़ को दोनों तरफ से खींचा गया हो, तब हम लोग बोलते हैं कि वो जो चीज़ है वो अंडर टेंशन है। क्या बोलते हो? अंडर टेंशन है। ना व्हाट इज दिस सरफेस टेंशन? तो असल में होता क्या बेटा, अगर कहीं पर लिक्विड स्टेशनरी है, रुका हुआ है, कैसा है बोल? रुका हुआ है, तो उसका जो सरफेस होता है, क्या सरफेस, ये एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। मेम्ब्रेन समझते हैं? लेयर। ये एक ऐसे लेयर की तरह बिहेव करता है जैसे उसको कोई दोनों तरफ से पकड़ के खींच रहा हो, हर तरफ से पकड़ के खींच रहा हो। ये हर लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, हर लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। आपने स्पाइडर वेब देखा है? वाटर वेब भी, वाटर स्पाइडर भी बोलते हैं उसको, वाटर स्पाइडर। पानी के ऊपर चलता है वो, पतले पतले पैर रहते हैं उसके। अब वो पानी के ऊपर पहली बात तो खड़े ही कैसे हो रहे हैं, डूब क्यों नहीं जा रहा है वो? सरफेस टेंशन की वजह से। किसकी वजह से बोल? सरफेस। वाटर का जो सरफेस है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसके ऊपर वो रुका हुआ है। ठीक है? अगर आपने एक नीडल लिया, समझो एक किल्ला लिया या फिर एक सुई ली, और उसके ऊपर ऐसा ग्रीस लगा दिया, लुब्रिकेशन के तौर पे ग्रीस लगा दिया। अगर आप इस नीडल को ऐसा खड़ा छोड़ोगे ना पानी के सरफेस में, तो अंदर चले जाएगी। लेकिन ऐसा आड़ा रखोगे तो वो तैरने लगेगी। ऐसा क्यों? सेम नीडल है, ऐसा रख रहे थे तो अंदर चलेगी, ऐसा रख रहे थे वो स्टार्टेड फ्लोटिंग। वाई? ऐसा क्यों हो रहा है? सरफेस टेंशन की वजह से। वाटर का जो लेयर है, सरफेस है, वो कैसा बिहेव कर रहा है बोल? स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है, तो नीडल उसके ऊपर तैर रही। आपने कभी सोचा है कि जो पानी की बूंद होती है, या जो बबल होता है, या ड्रॉप या बबल, ड्रॉप मतलब बूंद और बबल आप सब जानते हो ना, आपने कभी सोचा कि ड्रॉप या बबल स्फेरिकल शेप का ही क्यों बनता है और किसी शेप का क्यों नहीं बनता है? स्क्वायर या क्यूब शेप का क्यों नहीं बनता है? मेरे को और कौन है पीछे से निपटेंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो ड्रॉप या बबल्स होते हैं ये स्फेरिकल शेप के ही क्यों बनते हैं और किसी शेप के क्यों नहीं बनते? समझा? वो भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। वो भी किसकी वजह से होता है बोल? सरफेस टेंशन की वजह से होता है। अब कहाँ से आ रहा है सरफेस टेंशन? क्यों ऐसा हो रहा है कि जो अपना सरफेस है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है? उसके पीछे का पूरा रीज़न, सरफेस टेंशन का डेफिनेशन, फॉर्मूला सब हम लोग पढ़ के ले। ठीक है? बस एक बात याद रखना कि जो सरफेस है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई चीज़ अगर खिंची हुई है, बिना एनर्जी के पॉसिबल है क्या? बोलो, बिना एनर्जी के पॉसिबल है क्या? एक मेम्ब्रेन आप चाह रहे हो कि वो खींचा हुआ है, तो उसके लिए एनर्जी तो लगेगी ना उसको खींचने के लिए। यानी जो लिक्विड का सरफेस होता है वो खींचा हुआ स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू अंदर का लिक्विड। अंदर का लिक्विड खींचा हुआ बिहेव कर रहा है क्या? नहीं। कौन सा लिक्विड बिहेव कर रहा है? खाली सरफेस। तो अंदर के लिक्विड की बनिस्बत ऊपर के लिक्विड के पास क्या है? एक्स्ट्रा एनर्जी है। इसको सरफेस एनर्जी बोल। क्या बोलते बोल? अब मुझे बताना, कोई भी चीज़ चाहती है अपने आप को स्टेबल रखना। स्टेबिलिटी कब आती है? जब एनर्जी बढ़े या एनर्जी कम हो? एनर्जी कम हो, जाहिर सी बात है कि नहीं? तो लिक्विड का सरफेस जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा रहेगी, सरफेस एनर्जी उतनी ज़्यादा रहेगी। और सरफेस जितना छोटा रहेगा सरफेस एनर्जी उतनी कम रहेगी। तो जब भी लिक्विड को मौका मिलता है ना अपने सरफेस एरिया को चेंज करने का, तो वो उसको बढ़ाएगा कभी भी नहीं, हमेशा क्या करेगा बोल? घटाएगा। इट विल ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस इट्स सरफेस एरिया, क्योंकि उसका सरफेस एरिया जितना कम होगा उसका सरफेस एनर्जी उतना कम होगा। जब भी लिक्विड को मौका मिल रहा है अपनी सरफेस को चेंज करने का, सरफेस एरिया चेंज करने का, तो वो उसको कभी भी बढ़ाएगा नहीं। क्या करेगा बोल? कम करेगा। सब अभी धीरे धीरे हम लोग आगे देखने वाले। ठीक है? सरफेस टेंशन बोलते कि इसको समझा, फिर एक बार बता रहा हूँ। कोई भी लिक्विड हो, कोई भी लिक्विड अगर वो स्टेशनरी है, रुका हुआ है, हाइड्रोस्टैटिक है ना, तो उसका जो सरफेस होता है वो कैसा बिहेव करता है बोले? स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, जैसे किसी ने उसको खींच रखा हो। तो इसी प्रॉपर्टी को लिक्विड के सरफेस की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं बोल? सरफेस टेंशन। ये सिर्फ आपको सरफेस पे देखने को मिलेगा, अंदर देखने को मिलेगा क्या? नहीं, सिर्फ सरफेस पे देखने को मिलेगा। समझ में अच्छे से? तो हम लोग देखते हैं सरफेस टेंशन पिक्चर में आता कैसे। वाई डू द सरफेस बिहेव्स एज अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन? किसको पढ़ते हैं?
लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन जाना चाहिए मॉलिक्यूलर लेवल की। कौन से लेवल की? मॉलिक्यूलर लेवल की। अब वो सब डेफिनेशन कहाँ पर दी है देखो, टेक्स्ट बुक में आओ, पेज नंबर 34 लाइन से आपको कुछ डेफिनेशन मिलेगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, सरफेस फील्ड, मिला, फ्री सरफेस, एक एक करके वो डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर हम लोग समझेंगे कि सरफेस टेंशन आता कहाँ से, उसके पीछे का मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है, कैसे एक्सप्लेन किया जाता है इस चीज़ को कि सरफेस जो है वो स्ट्रेच बिहेव कर रहा है। तो नेक्स्ट हेडिंग देख तुमको वही है अगर आप देखोगे तो, सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे सरफेस टेंशन को आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन उसके लिए आपको पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन आना चाहिए, तो वो सब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चारों आगे क्या? यस, बोर्ड पर देखो। सबसे पहले हमको क्या समझना है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कोई नई चीज़ नहीं है, केमिस्ट्री में हम लोग इसको 11 से पढ़ते हुए आते हैं, है कि नहीं। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी केमिकल अगर है तो उसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। क्या बोलते हैं इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कोई भी केमिकल हो, जैसे समझ अंदर पानी भरा हुआ है, अंदर H2O भरा हुआ है, तो एक H2O का मॉलिक्यूल दूसरे H2O के मॉलिक्यूल के ऊपर क्या लगाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहेंगे इस फोर्स की वजह से। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसको बोलते हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। किसी भी मैटर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसका डिटेल स्टडी हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, वैन डर वाल्स फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह वगैरह ना। यहाँ पर हमको वो नहीं स्टडी करना है, यहाँ पर हमको इसकी दो टाइप पढ़नी है। यहाँ पर हमको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की दो टाइप पढ़नी है। एक है कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स या इसको फोर्स ऑफ कोहेजन भी कहते हैं, और एक है एडहेसिव फोर्स। एक क्या बेटा? एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स बिल्कुल सिंपल है बेटा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसको बोलते हैं बोल? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। सही है, दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स। अगर जिन दो मॉलिक्यूल के बीच में ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, वो दो मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल है। क्या बोला मैंने? सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल है, तब इस फोर्स को हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोल? कोहेसिव फोर्स। और अगर ये दो मॉलिक्यूल अलग अलग सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल है तो उसको एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। एक ग्लास का कंटेनर है, समझा? कांच का एक कंटेनर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ। क्या भरा हुआ बेटा? पानी। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, कौन से दो मॉलिक्यूल के बीच में? सेम मॉलिक्यूल के बीच में। ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है, तो ये कौन सा फोर्स रहेगा बोल? कोहेसिव फोर्स रहेगा। कौन सा फोर्स रहेगा बोल? कोहेसिव। लेकिन इधर पे कंटेनर के जस्ट यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, और एक मॉलिक्यूल ले लिया ग्लास का, एक वाटर का मॉलिक्यूल और एक ग्लास का मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे जो फोर्स रहेगा, यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, वो दो मॉलिक्यूल के बीच में है, पर क्या दोनों मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के? नहीं, एक वाटर का मॉलिक्यूल है, एक ग्लास का। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसको हम लोग कोहेसिव फोर्स नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोल? एडहेसिव फोर्स। इसकी एक एग्जांपल और देख। ये वाटर का सरफेस के ऊपर एक मॉलिक्यूल और उसके ऊपर एक मॉलिक्यूल एयर का है ना, ऊपर एयर है ना बेटा, तो ये मॉलिक्यूल किसका है बोल? वाटर का। ये मॉलिक्यूल किसका है बोल? एयर का। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ये भी कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा बोल? एडहेसिव। कौन सा रहेगा बेटा? एडहेसिव। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, एडहेसिव फोर्सेस और बोलो एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है ना। तो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स आएगा तो कोहेसिव, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स आएगा तो एडहेसिव। तो सबसे पहले आपको ये दो डेफिनेशन याद रखना है, कोहेसिव और एडहेसिव की। देखो क्या डेफिनेशन दिया है। कोहेसिव फोर्स, हेडिंग मिली बेटा? क्या लिखा है देख, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स और फोर्स ऑफ कोहेजन। सेम डेफिनेशन दी है या नहीं? देखो, दो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है बोल? कोहेसिव फोर्स या फिर फोर्स ऑफ कोहेजन। सही है। एडहेसिव फोर्स का डेफिनेशन देखो क्या दिया है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स और फोर्स ऑफ एडहेजन। सही है।
तो सबसे पहला दो डेफिनेशन मिल गया अपने को, फोर्स ऑफ कोहेजन, फोर्स ऑफ एडिशन, या फिर कोहेसिव फोर्स और एडिसिव, ये सब डेफिनेशन आती है 1 1 मार्क्स के लिए, अंडरलाइन करते हुए चलो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देख, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स किसको बोलते हैं, इधर देख, समझ यहाँ का एक मॉलिक्यूल है, ये अपने बाजू के एक मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? क्या ये मॉलिक्यूल इधर के किसी मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाएगा? इतना दूर फोर्स लगाएगा उसका? नहीं। इसका मतलब अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ध्यान से देख, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है तो ये कितने डिस्टेंस तक फोर्स को लगा सकता है, उसकी एक लिमिट है। क्या है बेटा बोल? लिमिट है। इसके अंदर दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा तो फोर्स अप्लाई होगा, इसके बाहर रहेगा तो ये मॉलिक्यूल उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहाँ तक ये मॉलिक्यूल अपना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दूसरे मॉलिक्यूल पे लगा सकता है, इस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम लोग रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो पहली चीज हो गई कोहेसिव फोर्स, दूसरी चीज हो गई एडिसिव फोर्स, तीसरी चीज क्या है बोल? रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसको आर से दिखाते हैं हम लोग, किससे दिखाते हैं बोल? आर से। इसकी वैल्यू नैनोमीटर्स में रहती है, बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, नैनोमीटर्स में 10⁻⁹ मीटर में इसकी वैल्यू, ठीक है। तो देखो रेंज ऑफ एडिसिव रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का डेफिनेशन क्या दिया देखो, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल से मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच, जहां तक द मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव, मॉलिक्यूलर फोर्स क्या रहता है? इफेक्टिव, मॉलिक्यूलर फोर्स एप्लीकेबल होता है, इज कॉल्ड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अंडरलाइन कर, सब एक एक मार्क्स की डेफिनेशन है, अंडरलाइन करते चलो। तो 3 डेफिनेशन समझी बेटा, एडिसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सबको एकदम अच्छे से समझ में आया। नाउ तीसरी डेफिनेशन अपनी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तीसरी डेफिनेशन क्या है बेटा? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है रे? असर, है ना, किसी चीज़ का असर। जैसे जो लोग आपकी ज़िंदगी पे असर डालते हैं उनको इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, है ना, जिनको आप दिन भर दिखते रहते हो, जाने अनजाने में उनका हमारे ऊपर असर पड़ता ही पड़ता है। आपको ऐसा लगेगा नहीं सर मैं उन लोग से इन्फ्लुएंस नहीं होता, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली उन लोगों को आप बार बार देख रहे हो तो आपकी ज़िंदगी पे उनका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज इन्फ्लुएंसर, भले से कोई अच्छा काम ना करते फिर भी, है ना। इन्फ्लुएंस किसको बोलते हैं बोल? असरअंदाज होने को इन्फ्लुएंस कहते हैं। अब ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? इधर देख, समझिए एक मॉलिक्यूल है, इधर देख, समझिए एक मॉलिक्यूल है। अब ये कहाँ तक अपना मॉलिक्यूलर फोर्स लगा सकता है? अनलिमिटेड, क्या नहीं ना, एक मैक्सिमम डिस्टेंस है। क्या बोलते हैं उस डिस्टेंस को? रेंज। क्या बोलते हैं उस डिस्टेंस को? रेंज। तो समझिए उसका रेंज है आर, इतना डिस्टेंस। तो इतने डिस्टेंस में यहाँ तक फोर्स लगाएगा ही, इधर भी, नीचे की तरफ भी, सामने की तरफ भी, पीछे की तरफ भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इन सारे पॉइंट्स को जब आप मिला दोगे तो क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा। क्या बनेगा बोल? स्फीयर, जिसका रेडियस किसके बराबर होगा? आर के, रेंज के। तो हर मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में एक इमेजिनरी स्फीयर एग्जिस्ट करता है। समझा? हर मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में क्या एग्जिस्ट करता है? एक इमेजिनरी स्फीयर, जिसका रेडियस किसके बराबर होता है? रेंज के। किसके बराबर होता है बोल? रेंज के। इस स्फीयर के अंदर अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा तो ये मॉलिक्यूल उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसके बाहर कोई मॉलिक्यूल रहेगा तो ये मॉलिक्यूल उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा। तो हर मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में एक इमेजिनरी स्फीयर एग्जिस्ट करता है जिसका रेडियस रेंज के बराबर होता है, जिस स्फीयर के अंदर ये दूसरे मॉलिक्यूल पर फोर्स लगा सकता है। इसी स्फीयर को, इस मॉलिक्यूल का क्या बोलते हैं? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या बोलते हैं बोल? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। लाइक मुझे इस मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस निकालना है, देख ये वाले मॉलिक्यूल। तो कैसे निकालेंगे? ये रेडियस है, यहाँ से एक स्फीयर को इमेजिन करेंगे, तो जो स्फीयर बनेगा ये स्फीयर क्या कहलाएगा बोल? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या कहलाएगा बोल? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। देखो जरा क्या सेम डेफिनेशन दी है, सब लोग देखने उठा। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, एन इमेजिनरी स्फीयर। मिला, इमेजिनरी स्फीयर है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, हम लोग इमेजिन करके चल रहे। एन इमेजिनरी स्फीयर विद अ मॉलिक्यूल्स एट इट्स सेंटर, जहाँ पर मॉलिक्यूल कहाँ पर रखा है? स्फीयर के सेंटर पे। एंड रेडियस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज, और रेडियस किसके बराबर है बोल? मॉलिक्यूलर रेंज, यानी रेंज के बराबर है। इज कॉल्ड द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये इमेजिनरी स्फीयर उस मॉलिक्यूल का क्या कहलाता है बेटा बोल? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। लाइक अगर कोई भी मॉलिक्यूल अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को आप दिखा रहे थे, देखिए ये मॉलिक्यूल है, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो ये अपने हर साइड पर आने वाले किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर क्या करेगा बोल? फोर्स लगाएगा, कोई भी साइड पर ले लो, फोर्स लगाएगा। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एकदम अच्छे से समझा। नेक्स्ट हेडिंग क्या है देख, नेक्स्ट हेडिंग क्या है देख, सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म, एक होता है सरफेस या फ्री सरफेस,
और एक होता है सरफेस फिल्म। बेटा फिल्म कहते हैं पतले लेयर को, फिल्म किसको कहते हैं बोल, पतले से लेयर को कहते हैं, ठीक है ना। जैसा सोप फिल्म बनाते हैं हम लोग, देख बचपन में वो खुलाओ, वो खुलाओ ऐसा ऐसा डाल के, है ना। तो जब उसको सोप सोल्यूशन में हम लोग फ्रेम को डालते हो, जो गोल वाला फ्रेम रहता है, उसको सोप सोल्यूशन में डाल के निकालते हो, तो फूकने से पहले कभी नोटिस किया फ्रेम के ऊपर एक सोप की पतली सी लेयर चढ़ी हुई रहती है, उसको फिल्म कहा जाता है। ऐसे पतले लेयर को क्या बोलते हैं बोल, फिल्म। तो एक तो होता है फ्री सरफेस, समझा, एक होता है बेटा फ्री सरफेस और एक होती है सरफेस फिल्म। दोनों में फ़र्क है। तुम लोग को लगता है दोनों सेम चीज़ का नाम है, नहीं, दोनों में फ़र्क है। ये जो लिक्विड का ऊपर का टॉप का सबसे आखिरी सरफेस है जो हवा के कांटेक्ट में, इसको बोलते हैं फ्री सरफेस। इसको क्या बोलते हैं बोल, फ्री सरफेस। तो सर सरफेस फिल्म क्या होती है बोलो। लिक्विड के सरफेस के ऊपर मौजूद एक लेयर, लिक्विड के सरफेस के ऊपर मौजूद एक लेयर जिसका थिकनेस रेंज के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बोल, रेंज के। ये पूरा लेयर कहलाता है सरफेस फिल्म। ये पूरा लेयर क्या कहलाता है बोल, सरफेस फिल्म। तो किसको बोलते हैं सरफेस फिल्म, समझा रे, सरफेस फिल्म किसको बोलते हैं समझा। लिक्विड के सरफेस के ऊपर मौजूद एक लेयर जिसका थिकनेस किसके बराबर रहेगा, रेंज के बराबर, उसको हम लोग क्या कहते हैं बोल, सरफेस फिल्म कहते हैं। क्या कहते हैं बोल, सरफेस फिल्म। तो देखो सरफेस फिल्म की क्या डेफिनेशन दी है। द सरफेस लेयर, सरफेस के ऊपर मौजूद एक लेयर ऑफ अ लिक्विड विथ थिकनेस इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिस लेयर का थिकनेस किसके बराबर रहेगा बोल, रेंज के बराबर रहेगा, आर के बराबर रहेगा, इज कॉल्ड द सरफेस फिल्म। इसी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं बोल, सरफेस फिल्म कहते हैं। ये पतला सा लेयर रहेगा, जाहिर सी बात है बहुत पतला होगा, बहुत पतला सा लेयर रहेगा। मैं इतना ऐसा दिखा रहा था, मैं समझो इतना चौड़ा कोई लेयर रहेगा, रेंज के बराबर थिकनेस रखना है उसका। रेंज की वैल्यू कितनी रहती है, नैनोमीटर में रहती है। तो इतना पतला सा लेयर, समझ में अच्छे से सरफेस फिल्म किसको बोलते हैं। तो अब लास्ट चीज बची फ्री सरफेस। फ्री सरफेस क्या होता है वो भी मैंने आपको बताई दी। ये जो टॉप का सरफेस है जो एयर के कांटेक्ट में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोल, फ्री सरफेस। तो इसका डेफिनेशन कैसा लिखेंगे, तो इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए हम लोग सहारा ले रहे हैं बेटा शियर स्ट्रेस का। किसका बोल, शियर स्ट्रेस। समझिए ऐसा वाटर था, ऐसा वाटर था, इसके ऊपर आपने यहाँ से फोर्स लगाया, यहाँ से फोर्स लगाया, तो जो वाटर है इसका हर लेयर के ऊपर दूसरा लेयर थोड़ा सा स्लिप करेगा, हर लेयर के ऊपर दूसरा लेयर थोड़ा सा क्या करेगा बोल, स्लिप करेगा, ऐसा आगे जाएगा, आगे जाएगा। तो जब भी लिक्विड या सॉलिड में लेयर बाय लेयर स्लिपेज आता है ना, स्लिपेज, तो ऐसे स्ट्रेस को हम लोग शियर स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं बोल, शियर स्ट्रेस। स्ट्रेस समझते रहे, स्ट्रेस, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस। जब किसी चीज़ पे आपने फोर्स लगाया और वो डिफॉर्म हो गया, क्या हो गया बोल, डिफॉर्म हो गया, तब उधर क्या आता है पिक्चर में बोल, स्ट्रेस आता है। डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से स्ट्रेस आता है। तो मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया, लिक्विड का हर एक लेयर अपने पिछले लेयर के ऊपर आगे क्या कर गया, देख शिफ्ट कर गया, आगे स्लिप कर गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस। आया ना, स्ट्रेस आया ना, देख डिफॉर्म हुआ कि नहीं, क्या कहते हैं इसको हम लोग, शियर स्ट्रेस। लेकिन अगर मैं ये आखिरी के सरफेस की बात करूँ, क्या इसके ऊपर कोई लेयर है स्लिप करने के लिए, नहीं, यानी आखिरी लेयर के ऊपर कभी भी शियर स्ट्रेस नहीं आता, नीचे के लेयर तक ही आता है। आखिरी लेयर के ऊपर कभी शियर स्ट्रेस आता है क्या, नहीं। ये वाली लेयर पे रहेगा शियर स्ट्रेस क्योंकि इसके ऊपर वाला लेयर स्लिप कर रहा है, इस पे भी रहेगा, क्यों, उसके ऊपर वाला भी स्लिप कर रहा है, इस पे भी रहेगा शियर स्ट्रेस, क्यों, उसके ऊपर वाला स्लिप कर रहा है। असल में शियर स्ट्रेस निकालने के लिए हमको देखना ही होता है कि अगर मुझे इस लेयर का शियर स्ट्रेस निकालना है, ये दूसरा लेयर है, तो कितने डिग्री से स्लिप कर रहा है वो, ये थीटा ही आपको शियर स्ट्रेस निकाल के देता है। लेकिन जब आप इस आखिरी के सरफेस पर पहुंचोगे, क्या इसके ऊपर कोई लिक्विड का लेयर है शिफ्ट करने को, नहीं, तो इसका शियर स्ट्रेस कितना रहेगा बोल, 0 नहीं रहेगा। तो देखो जरा फ्री सरफेस का आपको डेफिनेशन क्या दिया है। फ्री सरफेस का डेफिनेशन देखो क्या दिया है आपको। फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, इट इज अ सरफेस ऑफ द फ्लूइड विच डज नॉट एक्सपीरियंस एनी शियर स्ट्रेस। ये लिक्विड का वो फ्री सरफेस होता है जो कोई भी शियर स्ट्रेस को एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कोई स्लिपेज हो रहा है क्या, बता नहीं हो। तो इस लास्ट के सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, जो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोल, फ्री सरफेस। तो ऑल टोटल ये 4-5 बातें आपको समझ में आ गई, आई होप समझ में आ गई होगी। क्या क्या समझे हमने, कोहेसिव फोर्स, अडेसिव फोर्स, रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, सरफेस फिल्म और फ्री सरफेस। समझा। एक वन लास्ट टाइम फिर से बता रहा, फिर हम लोग अपने टॉपिक मेन टॉपिक पे आते हैं, सरफेस टेंशन का एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। सब लोग ध्यान से देखो, एक लास्ट बार, कोहेसिव फोर्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के तो फोर्स क्या कहलाएगा, कोहेसिव फोर्स। जैसे वाटर के बीच का फोर्स, ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, एयर
मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स। ये सब कौन सा फोर्स है? कोहेसिव फोर्स। दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आ रहा है और ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग सब्सटेंस के हैं, तो क्या कहलाएगा वो? एडहेसिव फोर्स। जैसे वाटर ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, वाटर और एयर के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, एयर और ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, ये सब कौन सा फोर्स है? बोल एडहेसिव फोर्स है। रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हर मॉलिक्यूल के पास एक मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जहां तक उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एप्लीकेबल होगा, उसके बाहर नहीं रहेगा। तो इस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? बोल रेंज, रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, मॉलिक्यूल को सेंटर पे रो, रेंज को रेडियस समझो और एक इमेजिनरी स्फीयर को इमेजिन करो। ये इमेजिनरी स्फीयर क्या कहलाता है? बोल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इस स्फीयर के अंदर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो इस मॉलिक्यूल को इससे फोर्स फील करेगा, इसके बाहर नहीं करेगा। सही है। नेक्स्ट क्या देखा हमने? सरफेस फिल्म। लिक्विड के सरफेस के ऊपर मौजूद एक लेयर जिसका थिकनेस किसके बराबर होता है? रेंज की, उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? बोल सरफेस फिल्म कहते हैं। उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सरफेस फिल्म। और लिक्विड का जो सबसे आखिरी सरफेस होता है जो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में होता है, जिसके ऊपर शियर स्ट्रेस एक्सपीरियंस नहीं होता है, उस आखिरी सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? बोल फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। एकदम अच्छे से समझा। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन द एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। क्यों ऐसा होता है कि लिक्विड का सरफेस खिंचा हुआ फील करता है? Why does this happens? ऐसा होता क्यों है? ठीक है ना, तो सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन समझे हम लोग, और ये एक्सप्लेनेशन कहलाता है मॉलिक्यूलर थ्योरी। क्या कहलाता है? बोल मॉलिक्यूलर थ्योरी। आपको सरफेस टेंशन को समझना है तो आपको मॉलिक्यूल्स के लेवल पर जाना पड़ेगा। किसके लेवल पर जाना पड़ेगा? बोल मॉलिक्यूल्स के। तो सब बोर्ड पर देखो, और ये क्वेश्चन आया है बोर्ड में एक आध बार। एक्सप्लेन द सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे सरफेस टेंशन को समझाओ। ठीक है, सब बोर्ड पर देखेंगे। तो फिर से मैंने एक कंटेनर लिया बेटा, देयर इज अ कंटेनर, ये इसका फ्री सरफेस है। ये क्या है? बोल फ्री सरफेस है। नाम दे देते हैं एक्स वाई। व्हाट इज दिस एक्स वाई? टेल मी। एक्स वाई क्या है बेटा? फ्री सरफेस। अब फ्री सरफेस लिए तो सरफेस फिल्म को भी इमेजिन कर लेते हैं, एक्स डैश वाई डैश। तो ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश के बीच में जो लेयर आया है, ये लेयर कौन है बेटा? बोल सरफेस फिल्म। कौन है? बोल सरफेस फिल्म। बताना जरा इसका थिकनेस किसके बराबर रहेगा? आर की, रेंज की। और ये अंदर जो भी है ये लिक्विड के अंदर है, सरफेस फिल्म पे नहीं। क्या है? बोल अंदर है। इसको बल्क भी बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं? बोल बल्क, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। अच्छा, बाहर क्या रहने वाला है बेटा? एयर। अंदर क्या रहने वाला है? लिक्विड। व्हाट इज दिस? ग्लास। ये क्या है? बोल ग्लास, ग्लास का कंटेनर। अब इस पूरे में ऐसा लिक्विड भरा हुआ है, बल्क के अंदर का लिक्विड दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको बल्क के अंदर का लिक्विड दिखा रहा हूँ, और ये सरफेस फिल्म का लिक्विड। यहाँ तक सब ठीक है? अब ज़रा ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ पर हम लोग तीन मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करेंगे। कितने मॉलिक्यूल्स को? तीन। एक मॉलिक्यूल को लेंगे बल्क के अंदर, एक मॉलिक्यूल को कहाँ लेंगे? बोल बल्क के अंदर। एक मॉलिक्यूल को लेंगे जस्ट फ्री सरफेस पे, किधर? फ्री सरफेस पे। और एक तीसरा मॉलिक्यूल लेंगे सरफेस फिल्म के अंदर, किधर? सरफेस फिल्म के अंदर। और तीनों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूँ ए, किधर पर मौजूद है? बोलिए बल्क के अंदर। तो पहला मॉलिक्यूल है ए, मॉलिक्यूल ए इनसाइड द बल्क ऑफ लिक्विड। लिक्विड के अंदर है, मतलब ये सरफेस फिल्म के नीचे कहीं तो भी रखा हुआ, ठीक है ना। इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कैसा बनेगा? देख, इसके सराउंडिंग में ऐसा एक स्फीयर बनेगा जिसका रेडियस किसके बराबर रहेगा? रेंज के, आर के। यानी यहाँ पर एक मॉलिक्यूल रहेगा जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। तो अगर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो जस्ट यहाँ अपोजिट पे भी तो कोई एक मॉलिक्यूल है ना जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। तो दो साइड का एरो दिखाने के लिए मैं एक साइड का एरो दिखा रहा हूँ। तो इधर एक मॉलिक्यूल है जो इसको अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, सेम दूसरी साइड इधर एक मॉलिक्यूल है जो इसको अपनी तरफ खींचने वाला है। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? वाटर का। ये भी कौन सा मॉलिक्यूल है? ए, वाटर का। कैसा फोर्स लगेगा? कोहेसिव। इधर भी कोहेसिव। एक मॉलिक्यूल यहाँ पर फोर्स लगा रहा होता, एक यहाँ पर, दोनों कैसा है? कोहेसिव। एक इधर फोर्स लगा रहा होगा तो एक यहाँ पर, दोनों कैसा है? कोहेसिव। मुझे बताना मॉलिक्यूल ए के ऊपर नेट फोर्स कितना रहेगा? 0, क्योंकि अगर ऊपर से एक वाटर मॉलिक्यूल उसको खींच रहा होगा तो नीचे से भी खींच रहा होगा, यहाँ से खींच रहा होगा तो यहाँ से भी, यहाँ से खींच रहा होगा तो यहाँ से भी। तो नेट इफेक्ट ये होता है कि मॉलिक्यूल ए जो कि बल्क में, मॉलिक्यूल ए जो कि बल्क में है, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना रहता है? वो नेट फोर्स इज 0। ना सिर्फ ये ए, बल्कि सरफेस फिल्म के नीचे मौजूद जितने भी मॉलिक्यूल्स है, सब के सब मॉलिक्यूल, उनके ऊपर नेट फोर्स कितना रहेगा? 0। नेट फोर्स 0 लग रहा है, हर तरफ से सेम कोहेसिव फोर्स लग रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है? बोल 0 लग रहा है।
तो बल्क के अंदर के मॉलिक्यूल के ऊपर नेट फोर्स 0 है, इक्विलिब्रियम में रहेंगे या अनस्टेबल रहेंगे? इक्विलिब्रियम में रहेंगे या अनस्टेबल रहेंगे? इक्विलिब्रियम में। नेट फोर्स 0 है ना, एकदम सुकून की ज़िंदगी जी रहे वो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स। अब आते फ्री सरफेस पे। अब किधर आ रहे हैं हम लोग? फ्री सरफेस। ये रहा फ्री सरफेस। तो ये मैंने लिया मॉलिक्यूल बी, ठीक है। तो मॉलिक्यूल बी कहाँ पर है? बोलो जल्दी। मॉलिक्यूल बी कहाँ पर है? ऑन दी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के फ्री सरफेस पर रखा हुआ है मॉलिक्यूल बी। इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाओ, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाओ। कैसा बनेगा देख। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का रेडियस किसके बराबर होता है? आर के, रेंज के। ये फिल्म की थिकनेस भी किसके बराबर है? आर की। तो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कुछ ऐसा बनेगा ना, ध्यान दे, है कि नहीं? सेम आर के जितने ही तो रेडियस रहेगा ना उसका। अब नोटिस करो, इस आधे स्फीयर में जो फोर्स लग रहा है कौन से मॉलिक्यूल की वजह से लग रहा है? वाटर के। तो ये कैसा फोर्स है? कोहेसिव। बाकी के आधे स्फीयर में जो फोर्स लग रहा है वो कौन से मॉलिक्यूल की वजह से लग रहा है? एयर के। वो कैसा फोर्स है? अडेसिव। आपको क्या लगता है, नीचे लगने वाला कोहेसिव फोर्स और ऊपर लगने वाला अडेसिव फोर्स, क्या दोनों सेम रहेगा? नहीं, दोनों में से कोई तो एक ज़्यादा रहने वाला, कोई तो एक कम। अब कौन ज़्यादा रहेगा, कौन कम रहेगा? समझ जरा। नीचे के स्फीयर में कौन भरा हुआ है रे? लिक्विड। नीचे के स्फीयर में कौन है? लिक्विड। ऊपर के स्फीयर में कौन भरा हुआ है? गैस, एयर। एयर जो कि कैसी होती है? बोल, गैस होती है, करेक्ट है। तो भले से इन दोनों स्फीयर का साइज सेम है, लेकिन लिक्विड जो होते हैं इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं ना, पर गैस जो होता है इसकी डेंसिटी कम होती है, इसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। तो बताना ज़्यादा मॉलिक्यूल ऊपर के स्फीयर में या नीचे के स्फीयर में? नीचे के स्फीयर में। तो ज़्यादा फोर्स नीचे लग रहा होगा या ऊपर? नीचे की तरफ। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है? बोल, नेट डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स। मॉलिक्यूल बी पे नेट फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? बोल, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। या आसान भाषा में बोले तो मॉलिक्यूल बी कहाँ आना चाहता है? नीचे आना चाहता है। कहाँ आना चाहता है? बोल, नीचे आना चाहता है। उसके ऊपर नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। अब एक तीसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, मॉलिक्यूल सी। ये कहाँ पर ले रहा हूँ देख मैं, बोल कहाँ लिया मैंने? सरफेस फिल्म के अंदर, ठीक है ना। तो एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल सी। ये कहाँ है? बोल, इन दी सरफेस फिल्म या इनसाइड दी सरफेस फिल्म आप बोल सकते हो। इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कैसा बनेगा? थोड़ा सरफेस फिल्म में आएगा, थोड़ा अंदर बल्क में जाएगा और थोड़ा एयर में भी जाएगा, थोड़ा एयर में भी जाएगा। क्योंकि भाई जब रेडियस लोगे तो इसके बाहर ही जाने वाला है ना, ऐसा बनेगा, है कि नहीं? ये डिस्टेंस लो, यहाँ पे रखो, और जब सर्कल बनाओगे या स्फीयर बनाओगे तो थोड़ा बाहर थोड़ा अंदर आएगा ना। तो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देख कुछ ऐसा बन रहा है। तो इसमें यहाँ पर, इधर, इधर, यहाँ पर, ये कौन सा फोर्स है? कोहेसिव। कौन सा फोर्स है? बोल, कोहेसिव। और इधर ऊपर अडेसिव। कौन सा फोर्स ज़्यादा रहेगा, अडेसिव या कोहेसिव? ऑब्वियसली कोहेसिव। तो इस पर भी नेट फोर्स कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मॉलिक्यूल सी के ऊपर भी नेट फोर्स कैसा लग रहा है? बोल, नेट डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स। मानते हो? यानी मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि बेटा किसी भी लिक्विड के सरफेस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेट फोर्स लग रहा होता है। कौन से डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देख मैं सरफेस फिल्म को वापस से बना रहा हूँ, सब लोग बोर्ड पर देखना। बस हम लोग पहुँच रहे हैं सरफेस टेंशन तक, ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। सब लोग बोर्ड पर देख। ये देखिए सरफेस फिल्म है। ये क्या बेटा? ये ग्लास। ये क्या है? बोल, ग्लास। ये सरफेस के ऊपर मौजूद मॉलिक्यूल्स, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ मैं। ये सरफेस के ऊपर मौजूद मॉलिक्यूल्स। ऐसा एक ही लेयर रहेगा क्या मॉलिक्यूल्स का? ऑब्वियसली बहुत सारे रहेंगे। हम लोग अपने एक्सप्लेनेशन को इजी रखने के लिए ऐसा दिखा रहे हैं। इन सब के ऊपर कैसा फोर्स लग रहा है? बोल, बोलना। डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स, कोहेसिव फोर्स लग रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोहेसिव फोर्स लग रहा है इन सब के ऊपर। इस फोर्स की वजह से क्या होता है मालूम? ध्यान से सुनना। इस फोर्स की वजह से क्या होता है मालूम? थोड़े बहुत मॉलिक्यूल बीच से नीचे चले भी जाते हैं। थोड़े बहुत मॉलिक्यूल कहाँ चले जाते हैं? बोल, नीचे चले जाते हैं। सब लोग बोर्ड पर देखना। इस फोर्स की वजह से ऐसा होता है कि थोड़े बहुत जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे की तरफ चले भी भाग भी जाते हैं, चले भी जाते हैं सर, नीचे की तरफ चले जाते हैं वो। अब इनके नीचे की तरफ जाने से होगा क्या? देख, इनके नीचे की तरफ जाने से होगा क्या? इस मॉलिक्यूल को देख, इस मॉलिक्यूल को देख, दोनों के बीच में क्या आ गया है? गैप। ये मॉलिक्यूल क्या आ गया है? गैप। ये मॉलिक्यूल क्या आ गया है? गैप। अच्छा, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या? कौन सा रहेगा? कौन सा रहेगा? अडेसिव रहेगा।
ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल, कौन सा रहेगा? कोई सी। तो देख इस वाले मॉलिक्यूल को ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और ये अपनी तरफ, इस वाले मॉलिक्यूल को ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और ये अपनी तरफ, इस वाले मॉलिक्यूल को ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ये अपनी तरफ। सिमिलरली ये दोनों भी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। यानी सरफेस फिल्म पे जो मॉलिक्यूल मौजूद है, बीच से कुछ मॉलिक्यूल्स के नीचे चले जाने की वजह से वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं? खींच रहे। और जब कोई किसी चीज़ को दोनों साइड से खींचा जा रहा है तो किस में आ जाएगा? वो टेंशन में आ जाएगा। तो सरफेस फिल्म कैसा बिहेव कर रहा है? बोल, टेंशन की तरफ। मतलब ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होना चाहते हैं, जो बीच में गैप हो गया, भग गया, जो वो सब करीब आना चाहते हैं, उस गैप को खत्म करना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ये ग्लास, इसका एडेसिव फोल्ड बोलेगा चुपचाप इधर खड़े रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो साइड से पकड़ रखा है ग्लास के मॉलिक्यूल्स ने और ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो एज इफ किसी ने इसको पकड़ के ऐसा ग्लास के मॉलिक्यूल पे खींच के रखा है, ये अंदर भागना चाह रहा है पर आप उसको खींच के बाहर लगा के रखे हो। रबर देखिए, बलून देखिए, बलून फूट जाता है तो उसको हम लोग खींच के देख, बचपन में ग्लास के ऊपर फंसा के ढोल बनाते थे, वो स्ट्रेच रहता था तभी तो आवाज़ आती थी ना। कपड़ा बांध के ढोल बना के दिखा, आवाज़ क्यों आती थी? बोल, वो स्ट्रेच रहता था। कैसा रहता था? मुझे कैसे मालूम है वो स्ट्रेच है? वो बलून का सारा मॉलिक्यूल्स क्या चाहता है कि मैं वापस से सुकड़ जाऊँ, कंप्रेस हो जाऊँ, लेकिन आपने उसको ग्लास के कोने पर फंसा के रखा है तो कैसा बिहेव कर रहा है? वो स्ट्रेच बिहेव कर रहा है ना। वैसे कुछ यहाँ पर हो रहा है कि नहीं? ग्लास के दोनों साइड से आपने इसको रोक के रखा है, लेकिन ये सारे मॉलिक्यूल क्या चाह रहे हैं? एक दूसरे के करीब आना चाह रहे हैं। तो ये कैसा बिहेव करेगा? एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा। तो इसके अंदर टेंशन आया कि नहीं आया? और इसी टेंशन को हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। इसी टेंशन को हम लोग क्या कहते हैं? बोल, सरफेस टेंशन। तो जो सरफेस फिल्म है ये एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आएगा? बोल, सरफेस टेंशन। तो कहाँ से आता है पिक्चर में सरफेस टेंशन? एकदम अच्छे से समझा? ये पूरा उसका एक्सप्लेनेशन, ये पूरा उसका एक्सप्लेनेशन। तो जो हेडिंग दिख रही है ना आपको, सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ, अभी आया क्या? बच्चे है उधर, ठीक है। हाँ तो बेटा क्या देखे हमने? ठीक है चलिए देखो। तो जो सरफेस होता है लिक्विड का वो कैसा बिहेव करता है? स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। और स्ट्रेच मेम्ब्रेन है मतलब अंदर टेंशन रखा हुआ है वो, तो इसी टेंशन को हम लोग क्या कहते हैं? बोल, सरफेस टेंशन। उसका हर मॉलिक्यूल अपने आजू बाजू के मॉलिक्यूल से खिंचाव महसूस करता है। लाइक मैं बीच का एक मॉलिक्यूल है तो मुझे यहाँ का मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, यहाँ का मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, तो मैं खिंचा हुआ महसूस कर रहा हूँ ना। तो खिंचा हुआ जब कोई भी चीज़ महसूस करती है तो टेंशन में होती है। कौन सा टेंशन कहलाता है? ये बोल, सरफेस टेंशन। ये सिर्फ और सिर्फ आपको सरफेस पे देखने को मिलेगा, अंदर देखने को मिलेगा क्या? नहीं। तो ये बात याद रखना, सरफेस टेंशन इज अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस टेंशन इज अ सरफेस फिनोमिना, नॉट अ बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना है क्या ये? नहीं, आपको पूरे लिक्विड में देखने नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलेगा? बोल, सरफेस पे। अच्छा क्या होगा अगर, समझ आया? सुन, क्या होगा अगर ये साइड से ग्लास को मैं हटा दूँ? अब क्या होगा? बोल, अब क्या होगा? बोल, एक ग्लास ही इसको खींच के रखा था, क्या होगा? ये सिकुड़ेगा ना, ये सिकुड़ेगा ना, ये ऐसा समझ में आ रहा है? क्या होगा? ये सिकुड़ेगा ऐसा, ताकि इसका सरफेस एरिया क्या हो जाए? बोल, कम हो जाए। तो इधर ध्यान से देखना, ऐसा इमेजिन करो, इमेजिनरी, ठीक है। ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है बेटा? सरफेस। ये इसके राइट के सरफेस के मॉलिक्यूल है, ये बॉटम के सरफेस के मॉलिक्यूल, ये लेफ्ट के सरफेस के मॉलिक्यूल। ये पूरा ऐसा ग्लास से ढका हुआ था, मैंने यहाँ से सब जगह से ग्लास को हटा दिया, तो अब सब फ्री सरफेस बन गया ना। सब क्या बन गया? बोल, फ्री सरफेस। तो ये भी एक दूसरे की तरफ खींचना चाहेगा, ये सब भी। तो फाइनली जो ज्योमेट्री बनेगी कैसी बनेगी? स्फेरिकल बनेगी। इसलिए ड्रॉप या बबल हमेशा स्फेरिकल बनता है, क्योंकि वो सारे तरफ से कैसा होता है? फ्री होता है। वो सारे तरफ से कैसा होता है? फ्री होता है कि नहीं? तो कैसा बनता है? बोल, वो स्फेरिकल बनता है। क्यों बनता है ड्रॉप या बबल स्फेरिकल? समझा? वो हर तरफ से फ्री सरफेस है तो वो सुकड़ करके एक ऐसा स्फीयर बन जाता है। एक एक्सप्लेनेशन और है इसका। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सरफेस के जो मॉलिक्यूल है वो टेंशन में रहते हैं, मतलब उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। तो अगर आप उनको मौका दोगे अपना सरफेस एरिया चेंज करने का, तो बढ़ाएंगे या कम करेंगे? कम। किसी भी ज्योमेट्री को बना लो, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, कुछ भी बना लो, इन सब में सबसे कम सरफेस एरिया जो रहता है वो स्फीयर का रहता है। इसका रहता है बोल, स्फीयर का। इसीलिए जब इसको हर तरफ से हम लोग फ्री सरफेस कर देते ना, फ्री कर देते, तो ये कौन सी ज्योमेट्री बना देता है? स्फीयर, ताकि उसका सरफेस एरिया क्या रहे? सबसे मिनिमम। सरफेस एरिया कम रहेगा तो सरफेस एनर्जी मिनिमम रहेगी, सरफेस एनर्जी मिनिमम रहेगी तो उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। इसलिए ड्रॉप जो होता है या बबल जो होता है वो हमेशा स्फेरिकल बनता है, क्यूब या सिलेंड्रिकल नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है? समझा? सो दैट उसकी सरफेस एनर्जी कैसी रहे? मिनिमम। तो ये दो तरीके से मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया।
सबको एकदम अच्छे से समझा? तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया? देखो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया? थोड़े बहुत मॉलिक्यूलर डेफिनेशंस पढ़े, एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, सरफेस एंड फ्री सरफेस, और आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिया, एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको उधर टेक्स्ट बुक में दिया है, पढ़ोगे तो आपको याद आएगा। समझ जो समझाया वो समझा ना, पूरा याद है। जो मेन मुद्दे की बात है वो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया आपके सामने, और ये डायग्राम में भी बना दिया, समझा अच्छे से? अभी तक कहीं भी हमने सरफेस टेंशन को डिफाइन किया क्या? बोल, अब डिफाइन करते हैं। आप लोगों से पूछता है डिफाइन सरफेस टेंशन, आप क्या डेफिनेशन लिखते हो मालूम? द सरफेस ऑफ द लिक्विड बिहेव्स एज अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन लाइक बलून ऑन द ग्लास, इट इज़ अंडर टेंशन, इट इज़ नोन एज सरफेस टेंशन। ये डेफिनेशन नहीं लिखनी, ये तो आप फील कर रहे हो उसको, एक्सप्लेनेशन को समझ रहे हो क्या कहा जा रहा है कि नहीं? आपको डेफिनेशन थोड़ी सी टेक्निकल लिखनी है। कैसे डेफिनेशन लिखनी है? बोल, टेक्निकल। व्हाट इज अ टेक्निकल डेफिनेशन? सब बोर्ड पर देखनी बेटा, सब बोर्ड पर देखनी। ये देखिए कंटेनर, ये फ्री सरफेस, ये क्या बेटा? बोल, फ्री सरफेस। थोड़ा सा और 3D में बनाते, ये ऐसा फ्री सरफेस है कंटेनर का। तो एक फ्री सरफेस जो आपको दिख रहा है लिक्विड का फ्री सरफेस, इसके ऊपर एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन करो। कैसी लाइन? इमेजिनरी लाइन। इसका लेंथ है L। लेंथ कितना बेटा इसका लेंथ है L। इस लाइन के ऊपर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे वाटर के या लिक्विड के, होंगे या नहीं होंगे? बताना इन मॉलिक्यूल को कहाँ कहाँ फोर्स फील हो रहा होगा? इस साइड के मॉलिक्यूल उसको अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं और उस साइड के मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, है कि नहीं? ये देख, समझिए सरफेस है, ये क्या है? बोल, सरफेस। अब यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन मॉलिक्यूल को ये साइड के मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचने जाएंगे, ये साइड के मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचने जाएंगे। फोर्स कैसा लग रहा होगा? ऐसे ही लग रहा होगा ना, कि अंदर लग रहा होगा, इधर सरफेस पे खींचा हुआ है ना, खाली कि अंदर की तरफ, बल्ब की तरफ खींचा है। किधर खींचा है? खाली सरफेस के ऊपर खींचा है। तो जो फोर्स लग रहा होगा वो टेंजेंशियल लग रहा होगा। कैसा लग रहा होगा? सरफेस को टेंजेंट, सरफेस को कैसा रहे? टेंजेंट। तो ये साइड के मॉलिक्यूल टेंजेंशियली इधर फोर्स लगा रहे होंगे और ये साइड के मॉलिक्यूल टेंजेंशियली इधर फोर्स लगा रहे होंगे। अच्छा, सबके सब फोर्स कोहेसिव है। कोहेसिव मतलब कैसा रहेगा? सेम रहेगा, सारा फोर्स सेम रहेगा। तो समझ, इधर जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू है F। उसकी वैल्यू क्या है? बोल, F। तो लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन को इमेजिन करो। उस इमेजिनरी लाइन के दोनों साइड पर एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होगा। इस टेंजेंशियल फोर्स को जब डिवाइड किया जाता है उस इमेजिनरी लाइन के लेंथ से, तो जो वैल्यू आती है वही वैल्यू होती है सरफेस टेंशन की। This is the formula of surface tension, and this is how we define surface tension. Surface tension is defined as force acting tangentially on the both side of an imaginary line drawn on the surface of the liquid per unit length of the imaginary line. This is the definition of surface tension. इससे आपको फील नहीं मिलेगा, ये टेक्निकल डेफिनेशन है। फील कैसा मिलेगा वो मैं पहले बता चुका हूँ। लिक्विड का सरफेस ऐसा बिहेव करता है जैसे वो खींचा हुआ हो, अंडर टेंशन हो। इसी टेंशन को हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। पर आपने ये डेफिनेशन लिखा तो फील मिल जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। कौन है रे? अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको डेफिनेशन फॉर्मूले से लिखनी पड़ेगी। फिर एक बार बता रहा हूँ, अरे बस करो, इतना भी मत खासो। अरे अच्छी कुछ काढ़ा जो भी जबरदस्ती खासा। ट्यूबरक्लोसिस का नाम सुनो, टीबी। इधर देखो, इधर देखो, ये लिक्विड का क्या है बेटा? फ्री सरफेस है। ये लिक्विड का क्या है? बोल, फ्री सरफेस है ना। उसके ऊपर मैंने क्या इमेजिन किया? एक इमेजिनरी लाइन L लेंथ की। कितनी लेंथ की? L लेंथ। उस लाइन पर आने वाले सारे मॉलिक्यूल टेंजेंशियल फोर्स इमेजिन करने। फिर रुके, चाय पी के जा, 50 रुपए की झोल हुई, भूल गया क्या? बट किसको? हाँ बुला ले, चलेगा। बिना शक्कर की चाय पिलाऊंगा, मेरे को क्या। इधर देखो, ये फ्री सरफेस है, उसके ऊपर मौजूद मॉलिक्यूल दोनों साइड पर क्या एक्सपीरियंस करे? बोल, फोर्स एक्सपीरियंस कर ले। कैसा डायरेक्शन में? टेंजेंशियल। ऐसा नहीं, अंदर की तरफ नहीं। कैसा? बोल, टेंजेंशियल, है कि नहीं? तो लिक्विड के फ्री सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन के ऊपर मौजूद मॉलिक्यूल अपने दोनों साइड पर टेंजेंशियल फोर्स फील कर रहे हैं। इस टेंजेंशियल फोर्स को जब डिवाइड करोगे उसी इमेजिनरी लाइन के लेंथ से, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? वो सरफेस टेंशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? सरफेस टेंशन। अंडरलाइन करो डेफिनेशन, पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 इधर देखिए, यहाँ पे हेडिंग है सरफेस टेंशन। मिला? ये फ्री सरफेस वाला ये डायग्राम बना हुआ है, उसने खाली और ऐसा वर्टिकल करके दिखाया, मैंने थोड़ा 3D में दिखाया था, है ना। अभी तक देख, यहाँ पे डेफिनेशन दी टॉप पे, ये देख टॉप पे डेफिनेशन दी, अंडरलाइन करो।
Surface tension is defined as a tangential force acting per unit length on both sides of an imaginary line drawn on the free surface of liquid. Can you see the same definition is given over there? देख सकते हो बेटा आप, सबने अंडरलाइन कर लिया डेफिनेशन, सबने अंडरलाइन कर लिया डेफिनेशन. आगे देखो फॉर्मूला भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ये वाला T is equals to F by L. T is equals to F by L. Now tell me what will be the SI unit of surface tension? सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट क्या रहेगा? ऊपर कौन है? फोर्स. फोर्स मतलब न्यूटन, लेंथ मीटर, तो सरफेस टेंशन की ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर. और जब इतना सब कर ही रहे हैं तो डायमेंशन भी ना निकाल ही लेते हैं. सरफेस टेंशन का डायमेंशन सब बोर्ड पर देखेंगे. यूनिट क्या है बेटा? यूनिट क्या है देख, न्यूटन पर मीटर. न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का. फोर्स यानी मास इंटू एक्सेलरेशन. मास के लिए केजी, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर, तो ये बन जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये मीटर अपॉन 1 ऊपर जाएगा तो 1 बाई मीटर, मीटर से मीटर कैंसल, क्या बता? केजी पर सेकेंड स्क्वायर. केजी है ना m1, मीटर है क्या? तो L0, सेकेंड है T माइनस 2. दिस इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन. समझा? तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन हो गए, 2-3 मार्क्स का एक एक्सप्लेनेशन हो गया. एक्सप्लेन सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, ठीक है ना. सरफेस टेंशन का प्रॉपर डेफिनेशन, फॉर्मूला, एसआई यूनिट, डायमेंशन. अब इस फॉर्मूले के ऊपर एक मार्क्स से न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं अगर आए तो उधर एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल 2.4 मिला बेटा? एग्जाम्पल 2.4 देखो सब लोग क्या दिया हुआ है. अ बीकर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद वाटर. एक बीकर है, रेडियस कितना दिया उसका? 10 सेंटीमीटर. तो रेडियस दिया हुआ है बेटा कितना? 10 सेंटीमीटर. किससे भरा हुआ है बोलो? वाटर से भरा हुआ है, ठीक है ना. कैलकुलेट दी फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन ही निकालना है, सरफेस टेंशन ही निकालना है. क्या निकालना है? फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, यानी ये वाला फोर्स, ये टेंजेंशियल फोर्स निकालना है आपको. एफ निकालना है. क्या निकालना है बोल? एफ निकालना है. फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन एनी डायमेट्रिकल लाइन, किसी भी डायमेट्रिकल लाइन पर. लाइक अगर ये वो बीकर है तो डायमीटर कुछ ऐसा दिखेगा ना, तो ये लाइन है, यानी यहाँ पर जो लाइन है वो डायमीटर है. जो लाइन है वो क्या है बोल? डायमीटर है. आगे देखेंगे, एनी डायमेट्रिकल लाइन ऑन इट्स सरफेस, सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज. वाटर का सरफेस टेंशन दिया मतलब टी दिया है. कितने दिया है टी बोल? 0.075 न्यूटन पर मीटर. अब इधर देख, इधर देख, एफ निकालना है, टी दिया है बेटा. एफ निकालना है, टी दिया है, और क्या पता होना चाहिए था? एल. यहाँ पर वो लाइन कौन है? डायमीटर. लाइन कौन है बोल? मैं नहीं बोला, उसने क्वेश्चन में बोला कि ये लाइन डायमेट्रिकल लाइन है, डायमीटर है. तो यहाँ पर एल की वैल्यू डायमीटर के बराबर रहेगी. एल की वैल्यू किसके बराबर रहेगी बोल? डायमीटर. और डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो 2 इंटू 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा बोल? 20 सेंटीमीटर. मीटर में बदलो इसको, 20 इंटू 10⁻² मीटर. अब एकदम आसान है. सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा सरफेस टेंशन इंटू लेंथ. तो फोर्स हो जाएगा 0.075 इंटू लेंथ कितना बेटा? 20 इंटू 10⁻². मल्टीप्लाई करते थे, कितना सिंपल है. सब बोर्ड पर देखना, सब बोर्ड पर देखना. ये 75 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 150 आएगा, 150. 75 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आ गया? 150, 150. अब इधर देख, ये पॉइंट वो 3 नंबर आगे लिया -3. 3 नंबर आगे लिया तभी तो 75 हुआ ना रे. वो 3 नंबर आगे लिया -3, -2 कितना हुआ? -5. वो -5, ये 1 0 +1, -5 +1 -4, ये वाला 1 0, -4 +1 -3. दिस इज अ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. समझ में आ रहा है अच्छे से? समझा सबको अच्छे से? अरे वही भाई सेम ही है रे. 1.5 किया इसीलिए -2 किया उसने. समझा सबको अच्छे से? तो यहाँ पर सरफेस टेंशन पूरा हो गया. अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक बात बता रहा था, सुनो. थोड़ी देर पहले मैं आपको एक बात बता रहा था कि लिक्विड के सरफेस फिल्म के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं, इन सब के पास बल्क के मॉलिक्यूल की बनिस्बत थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी होती है. क्या बोलते हैं उस एनर्जी को? सरफेस एनर्जी. तो अभी जो भी किए सरफेस टेंशन के लिए किए, नाउ वी विल स्टार्ट डूइंग इट फॉर सरफेस एनर्जी. सरफेस एनर्जी क्यों आती है, कैसे आती है, उसका डेफिनेशन और उसके फॉर्मूले के लिए एक डेरिवेशन, और फिर उसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल. सरफेस एनर्जी इसका सरफेस टेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उसका डेरिवेशन भी और न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट. समझ में आ रहा है अच्छे से? तो ये पूरा लिखो, फिर हम लोग सरफेस एनर्जी को स्टार्ट करते हैं. राइट डाउन.